गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपके यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। और हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बाइंग के मॉडल्स। निकोसिया मॉडल पढ़ चुके हैं, हार्वर्ड स्टेट मॉडल पढ़ चुके हैं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट मॉडल पढ़ रहे हैं, EKB मॉडल। EKB 3 लोग थे और ये क्या कहते हैं, एंजल है E से नाम, K से कॉलेट और ब्लैकवेल B। तो ब्लैकवेल, एंजल और कॉलेट ने जो मॉडल दिया था उसी को हम EKB मॉडल के नाम से जानते हैं। देखो, इसको समझ लो, 1968 में पहली बार ये प्रपोज किया गया था ये मॉडल। इन तीनों लोगों ने ये चीज देखी थी कि किसी भी तरीके से कोई कंज्यूमर जब बाइंग करता है तो उसकी जो नॉलेज है वो उसको किस तरीके से साथ देती है, उसका नॉलेज और उसका इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस किस तरह से बाइंग डिसीजन में उसको हेल्प करता है, ये उनका बेस था। तो चलो जरा शुरू करते हैं, ये मॉडल क्या कहता है। देखो, इट इज डिजाइन फॉर द ऑर्गेनाइजिंग फास्ट ग्रोइंग बॉडी ऑफ नॉलेज। आप कोई भी चीज को जब खरीदते हो तो उसके बारे में जो ज्ञान लेते हो, उसकी कितनी तेजी से आप उसके बारे में अवेयर हो पाते हो, इसको कंसंट्रेट करता है ये मॉडल। ठीक है, अगर हम कोई एक चीज खरीदना चाहते हैं तो हम उसमें अगर इंटरेस्टेड होंगे, अगर हमारा उसके बारे में कोई इरादा होता होगा तो ही हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट इंटरेस्टेड। तो ये किस तरह से फास्ट ग्रोइंग बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, इसी को फोकस करते हुए ये मॉडल डेवलप किया गया था। इट इज कॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग मॉडल। एक्चुअली ये लर्निंग मॉडल है, हमें हर चीज से, हर एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। तो ये क्या हम नया सीखते हैं और फिर नेक्स्ट बाइंग में हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, इस मॉडल में ये फोकस किया गया था। साथ में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। कॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि हम सचेत रह करके हम अपनी समस्याओं को कैसे समाधान करते हैं। इलैबोरेट्स हाई लो इन्वॉल्वमेंट इन बाइंग। ये खास बात थी EKB मॉडल की कि जैसे कि आपने देखा होगा, निकोसिया मॉडल ने नए प्रोडक्ट्स को खरीदी करने के लिए हम कैसे दिमाग लगाते हैं उसको फोकस किया। हार्वर्ड स्टेट ने जो हमारी पुराने प्रोडक्ट्स हैं हम उस तरह से कैसे फ्रीक्वेंट बाइंग करेंगे उसको फोकस किया। और EKB मॉडल में हाई और लो इन्वॉल्वमेंट कैसे रोल प्ले करता है उसको फोकस किया। यानी अगर हम कोई महंगी चीज खरीद रहे होते हैं तो हम हाई इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, और अगर हम एक रेगुलर या रूटीन की कोई चीज खरीद रहे होते हैं, लो रिस्क की अगर कोई चीज खरीद रहे होते हैं तो हम लो इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। ठीक है, जिसमें जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट होगा, और जितना कम रिस्क उतना ही लो इन्वॉल्वमेंट होगा। ये चीज को हाईलाइट करने वाला मॉडल EKB मॉडल ही था। ठीक है, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ये कंपोनेंट्स थे इसके 4। अब ये 4 जो कंपोनेंट्स है वो क्या कहते हैं वो समझिए। देखिए, इस मॉडल में सबसे पहले था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसका पहला है। इसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी तरीके से चीज को सेलेक्ट कैसे करते हैं, एक्सपोज कैसे करते हैं, अटेंशन कैसे देते हैं, कॉम्प्रिहेंशन उसके बारे में नॉलेज कैसे लेते हैं, और लास्ट आता है हम उसके लिए रिटेंशन कैसे करते हैं। यानी अपने दिमाग में उस चीज की नॉलेज कितनी रिटेन करेगी, रिटेंशन कितना रहेगा, हमारे को याद कितना रहेगा, इस बारे में। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में ये स्टिमुलाई काम करते हैं। कैसे, सिलेक्शन, हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम एक्सपोज कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं, हमारा एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है या अटेंशन हम कैसे शो करते हैं, हमारा कॉग्निशन या कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके का होता है, और हमारा अटेंशन कैसे होता है। ये सारे हमारे स्टिमुलाई हैं जो कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में काम करते हैं। ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकेंड कंपोनेंट पे कहते हैं सेंट्रल कंट्रोल यूनिट। अब सेंट्रल कंट्रोल यूनिट क्या कहती है वो समझो। ये कहती है हमारे दिमाग में जितनी भी रिटेन्ड या स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको हम ऐसे मान लेते हैं कि ये मुझे याद है। इट सर्व्स एज अ मेमोरी। इसमें हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, किसी भी ट्रीटमेंट के बारे में हो सकता है, जो हमारी मेमोरी की तरह से हमको सर्व करता है, और हम फिर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की तरफ हम फोकस करते हैं, कंपेयर करते हैं। दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को हम कंपेयर कैसे करते हैं, अरे ये चीज तो, इसका एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा था और इस वाली चीज का एक्सपीरियंस ऐसा रहा था। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है वो, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इन सब से मिला करके हम ऑल्टरनेटिव्स के साथ में कंपैरिजन करते हैं, और यही हमारी मेमोरी को सर्व करते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है जो हम हमारी मेमोरी को सर्व करते हैं वो सब होता है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट में। अब इसकी खास बात ये होती है कि जो हमारे जनरल और स्पेसिफिक एटीट्यूड्स होते हैं वो हमारे परचेजिंग डिसीजन
डिसीजन को बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस डालते हैं। यानी हमारे जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को खरीदना या नहीं खरीदना पसंद करते हैं, किसी के ऑल्टरनेटिव्स पे फोकस करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। इसी से हम कोई चीज़ को खरीदने या नहीं खरीदने का डिसीजन लेते हैं। अब एक आते हैं डिसीजन प्रोसेस। जब इसने मेमोरी का काम कर दिया, इसने इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम कर दिया, ये इंफॉर्मेशन और हमारा एक्सपीरियंस मेमोरी का काम करा। इस मेमोरी से अब हम आगे का डिसीजन लेंगे कि हम हमारे निर्णय कैसे लेते हैं, बाइंग डिसीजन कैसे लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हम रिकॉग्नाइज करेंगे, चीज़ों को पहचानेंगे कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और मुझे सॉल्यूशंस क्या क्या मिलेंगे। तो फिर हम सर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन को फिर से हम गैदर करेंगे कि ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। नेक्स्ट इवैल्यूएट करेंगे। अब इवैल्यूएट करने के लिए जब हम सर्च करते हैं तो उसके साथ साथ हम अपने ऑल्टरनेटिव्स को भी डेवलप करते हैं। तो जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स डेवलप हो रहे हैं उनका हम इवैल्यूएशन करेंगे कि वेदर इट इज गुड और नॉट फॉर मी, या विच वन इज गुड और बेटर फॉर मी। तो ये जो चीज़ है इवैल्यूएशन में आ जाती है। नेक्स्ट, जब हम इवैल्यूएट कर लेते हैं, हम हमारा डिसीजन लेते हैं, देन वी मेक आवर बाइंग डिसीजन, दैट इज परचेज कर लिया, और उसके बाद में हमारा इवैल्यूएशन होगा या फीडबैक होता है। ये सारा हमारा डिसीजन प्रोसेस में काउंट होता है। एक और कंपोनेंट है, दैट इज द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। अब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं? देखो, किसी भी व्यक्ति की जो उसके एनवायरनमेंट होता है उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उससे भी वो प्रभावित होता है। अब वो प्रभावित होने वाली चीज़ें क्या हो सकती हैं? क्यों? क्योंकि जब भी कोई एक परचेज डिसीजन लिया जाता है ना, उसमें उसके इनकम का, उसके कल्चर का, उसकी फैमिली का, उसकी सोशल क्लास का या उसके फिजिकल सिचुएशंस का बहुत असर आता है कि मेरी इनकम कितनी है और मेरी पसंद क्या है, मार्केट में ऑल्टरनेटिव्स क्या है और मेरा बजट क्या कहता है, या मेरा कल्चर कैसा है और मेरी पसंद क्या है, या मेरे जो खुद के सिचुएशंस हैं वो मुझे क्या अलाउ करती है, मैं किस सोशल क्लास में उठता बैठता हूँ। इन सारी चीज़ों का मेरे बाइंग डिसीजन पर डायरेक्ट असर होता है। तो ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट कंसिडरेशन हम करते हैं उस पर हम ये देखते हैं कौन सी चीज़ को खरीदना मेरे लिए फेवरेबल और कौन सी चीज़ को नहीं खरीदना मेरे लिए फेवरेबल होगा। तो जो फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं या इन्फ्लुएंसेस होते हैं उनको आधार बनाकर हम अपने बाइंग डिसीजंस लेते हैं। ये तो हो गई हमारी सारी बात कि जो ये 4 कंपोनेंट्स हैं। फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले कंपोनेंट था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, फिर हमने मेमोरी डेवलप की थी सीसीयू से, डिसीजन प्रोसेस किया था हमने थर्ड कंपोनेंट से, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस किस तरह से वर्क करते हैं वो हमारा फोर्थ कंपोनेंट था। इस तरीके से हमारा ये ईकेबी मॉडल कंप्लीट होता है। अगर हम कंक्लूड करें इस मॉडल को तो हम ये कह सकते हैं इस मॉडल के जरिए हम इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं कई ऐसी थ्योरीज को जिससे मार्केटर को एक अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने और उसको जमाने में बहुत सहायता मिलती है। जैसे अगर हम कहें कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मोटिवेशन थ्योरी भी इससे डेवलप होती है, या चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ कंज्यूमर, ये भी थ्योरी डेवलप होती है। तो ये जो थ्योरीज हैं मार्केटर को बहुत हेल्प करती हैं कि ये आगे अपने प्रोडक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ईकेबी मॉडल ने ये बेस बनाया है। तो हम ये कह सकते हैं ईकेबी मॉडल एक स्टार्टिंग माइलस्टोन का काम करता है जिसको बेस बना करके मार्केटर आगे बढ़ता है। इस तरीके से वो अपने बाइंग डिसीजन के लिए कंज्यूमर को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करता है। ये है हमारा ईकेबी मॉडल। होपफुली आपको ये मॉडल भी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।